नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था क्या है उसके विषय में आज हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपने देखा पंचायती राज, पंचायत तक पहुंचने के लिए हमें कैसे आना पड़ेगा? केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, फिर स्थानीय स्वशासन, इसमें आता है ग्रामीण क्षेत्र और उससे नीचे आती है पंचायती राज व्यवस्था। तो यानी कि ये ग्राम के स्तर पे है। पूरा स्वरूप क्या है इसका ये स्वरूप है कि पहले होती है ग्राम पंचायत जो कि गांव के स्तर पे होती है, गांव के स्तर पे। इसका बाद पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होती है। ब्लॉक क्या होते हैं? ब्लॉक होते हैं कुछ गांव का एक समूह बनाया जाता है और उस लेवल पे जो बनता है वो पंचायत समिति होती है। इसके बाद होती है जिला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद या जिला पंचायत। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आपको पता है जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे या केंद्रीय जो हमारी सरकार होती है उसकी जो कैबिनेट होती है उसकी पहुंच किसी सुदूर गांव के अंतिम गली के अंतिम घर तक नहीं हो सकती और प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए ही स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता महसूस की गई थी। और इसका श्रेय किसे जाता है? तो सबसे पहले तो पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो ये एक अंग्रेज हैं, लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल भारत में क्या था? 1880 से 1884 तक। और इसी बीच इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की थी। तो जनक इनको माना जाता है। क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? तो वो है लॉर्ड रिपन। इसके अलावा एक नाम और लेंगे हम, महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी जो थे वो भी स्थानीय स्वशासन के प्रचंड समर्थक थे। वो भी चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन जरूर होना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में यदि बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था है, दूसरी तरफ नगर की बात करें, शहरों की बात करें तो वहां पे नगर पालिकाएं होती हैं, वो भी स्थानीय स्वशासन का ही एक रूप होती हैं। इसके अलावा ग्राम स्वराज की वकालत बहुत जोरदार ढंग से महात्मा गांधी जी ने की थी। आजादी के बाद से कब इन पंचायतों का अस्तित्व भारत के शासन प्रणाली के अंदर आया था? महात्मा गांधी जी का कहना था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। इसलिए वो चाहते थे कि शासन में भागीदारी कराई जाए हर एक व्यक्ति की। संविधान सभा की यदि बात करें तो वहां पर जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जब तय किए जा रहे थे अनुच्छेद 40 के अनुसार, तो इसके विषय में जब चर्चा हुई कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, तो सबसे मुख्य बात यह उभर कर सामने आई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि वो इसके पक्ष में क्यों नहीं थे? इसके पक्ष में ना होने का कारण ये था कि वो जानते थे कि जातिवाद का भारत में उस समय पे बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो उनका कहना ये था कि जिस तरह से गांव के जो स्वर्ण लोग हैं यानी कि उच्च जातियों के लोग हैं वो निम्न जातियों पर अत्याचार करते हैं और उनको उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं, तो इस तरह की अगर कोई व्यवस्था हुई तो इस पे भी वही लोग काबू पा लेंगे और एक बार फिर से दमन होगा वहां पर निचली निम्न जाति के लोगों का। जवाहरलाल नेहरू लेकिन चाहते थे कि ऐसा हो, महात्मा गांधी चाहते थे, तो उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए जब वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो प्रोग्राम शुरू कर दिए। 2 अक्टूबर 1952 को सबसे पहले उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये एक स्टेप था स्थानीय स्वशासन की दिशा में उनकी तरफ से। और 2 अक्टूबर 1953 अगले ही साल उन्होंने राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के दोनों ही कार्यक्रम असफल हुए। इस असफलता का पता लगाने के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया और वो कमेटी थी जिसको हिंदी में हम समिति कहेंगे, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का नाम आपको बहुत जरूर याद रखना है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो हैं स्थानीय स्वशासन की जब बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति से आते हैं। तो अगर हम बलवंत राय मेहता समिति की बात करेंगे तो इन्होंने इसका पता लगाया कि क्यों असफलता मिली थी इन दोनों कार्यक्रमों में। तो उन्होंने कुछ रीजन जो दिए, उनमें सबसे पहला रीजन उनका था कि जन भागीदारी का पूरी तरह से अभाव रहा था। जन भागीदारी नहीं थी इन कार्यक्रमों में बिल्कुल भी। तो इसके लिए सुझाव भी उन्होंने दिया कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया जाना चाहिए, यानी कि डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेटिक फॉर्म एक ऐसा हो जहां पर जो पावर है वो एक सेंटर पे ना चली जाए, वो उसका विकेंद्रण होना चाहिए कि यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। बलवंत राय मेहता को भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। इनसे रिलेटेड सवाल आता है कि कौन भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार है, तो आप जवाब देंगे बलवंत राय मेहता।
बलवंत राय मेहता को ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुझाव भी उन्होंने दिया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, तो इसका जनक भी उन्हीं को माना जाता है। उन्होंने एक और सुझाव दिया कि हमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बना देनी चाहिए। जैसे कि पहले बताया हमने, ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर पे काम करेगी, उससे ऊपर होगी ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, और इसके बाद जिला स्तर पे होनी चाहिए जिला परिषद या जिला पंचायत। ये सभी सुझाव मिलने के बाद भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा। और ये बात ध्यान रखने की है कि यहां सिर्फ प्रेरित किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं थी, यहां सिर्फ एक मोटिवेशन था, एक प्रेरणा थी, उनको बोला गया कि आप ऐसा कर लें। सितंबर अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य बनता है राजस्थान। अब क्वेश्चन इससे जरूर आता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई, तो आप बताएंगे राजस्थान से हुई। जिला पूछे तो नागौर से हुई, और गांव पूछे तो बगदरी से हुई। बगदरी गांव, जिला नागौर, राज्य था राजस्थान। इसने सबसे पहले शुरुआत की। सवाल ऐसे भी आता है कि पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश वो राज्य था। इस पर भी सवाल लगातार पूछे गए हैं। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश में इसे आरंभ कर दिया था। इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आती है 1977 में। 1977 में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी एक समिति का गठन किया, और वो समिति थी अशोक मेहता समिति। उन्होंने सुझाव दिया कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। उनका कहना यह था कि गांव को तो हटा दो, मंडल यानी कि ब्लॉक स्तर पे मंडल पंचायत होनी चाहिए, इसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत होनी चाहिए। आपके सामने सवाल पूछा जाएगा वो कौन सी समिति थी जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था और उसका गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे अशोक मेहता समिति 1977। और जो उन्होंने जो इससे पहले त्रिस्तरीय सुझाव दिया गया था उसमें से किसे हटाया गया, उसे हटाया गया ग्राम पंचायत को। सीधे ये पहुंच गए ब्लॉक पे, ब्लॉक से ऊपर जिला। ब्लॉक पे क्या बना, मंडल पंचायत, और जिला पे हुआ जिला परिषद या जिला पंचायत। ग्राम न्यायालय के गठन का भी सुझाव दिया गया। इसके बाद एससी और एसटी को आरक्षण देने का सुझाव दिया गया। इसके बाद बनती है जीवी के राव समिति, लेकिन यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आई एलएम सिंघवी समिति 1986 में। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव एलएम सिंघवी समिति ने दिया। यह पूछा जाएगा सबसे पहले संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव किसके द्वारा किया गया, तो एलएम सिंघवी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इनका सुझाव रहा, जो कि पहले बलवंत राय मेहता समिति ने भी दिया था। ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव हुआ। राज्य चुनाव आयोग के गठन का भी सुझाव दिया गया। इसके बाद आती है हमारी पीके थुंगन समिति, ये 1989 में आई। ठीक है, और इससे पहले जो बात हुई वो काफी इंपॉर्टेंट है कि राज्य चुनाव आयोग के गठन का सुझाव किसने दिया था, तो आप बताएंगे एलएम सिंघवी समिति। इससे जुड़े काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। पीके थुंगन समिति का क्या रहा, इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया था, तथा इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। 1989 में फिर 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आया, जो लोकसभा से तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में जाके वो फेल हुआ। राज्यसभा से उसको पारित नहीं करवा पाई सरकार। 73वां संविधान संशोधन विधेयक पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में आया। वो 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री बने थे। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते वो समय आ गया जिसका सपना पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी जी ने देखा था। जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो समय भी आया जब लोकसभा से भी ये पारित किया गया और राज्यसभा से भी पारित किया गया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान ही 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पारित हुआ, 23 दिसंबर 1993 को राज्यसभा से पारित हुआ। 20 अप्रैल 1993 से राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए और 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। अब सवाल यहां से आता है कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी पूरे देश में, तो आप बताएंगे 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुई। इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस पे भी सवाल आता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 24 अप्रैल। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ इसका प्रावधान बनाया गया। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। आपको ये बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे बने हैं कि संविधान के कौन से भाग में इनका वर्णन है, तो आप बताएंगे भाग 9 में। कौन से अनुच्छेद से
आप बताएंगे अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र संविधान में किया गया है। फिर पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी इसको लागू करने के लिए, तो आप बताएंगे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत कितने विषय तय किए गए, तो आप बताएंगे 29 विषय इसके तहत तय किए गए थे। और आप ये भी समझ लें कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये राज्य सरकार का विषय है, इसको राज्य सूची में एनलिस्ट किया गया है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान इसमें किया गया। इस व्यवस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान भी किया गया। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर दोबारा से चुनाव कराना होगा, यह भी इसमें तय किया गया। एससी व एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान हुआ। ओबीसी के आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया। हर राज्य में ग्राम सभा का गठन होगा, यह कहा गया। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक क्या क्या है, अनुच्छेद 243 में बताया गया इसकी परिभाषा को। अनुच्छेद 243 ए में बताया गया ग्राम सभा के बारे में। अनुच्छेद 243 बी में बताया गया पंचायतों के गठन के बारे में कि पंचायती संस्थाएं त्रिस्तरीय होंगी, लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां द्विस्तरीय हो सकती है। यहां से किसे हटाया जाएगा, जब द्विस्तरीय करेंगे तो ब्लॉक को हटाया जाएगा, इनके जिला रहेगा और ग्राम पंचायत रहेगी। अनुच्छेद 243 सी के अनुसार पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया। 243 डी के अनुसार स्थानों का आरक्षण, एससी व एसटी का आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को कम से कम 1/3 ओबीसी का आरक्षण राज्य विधानमंडलों के निर्णय पर छोड़ दिया गया। 243 ई में बताया गया कि जो कार्यकाल होगा पंचायत का वो होगा 5 वर्ष का। 243 एफ से बताया गया कि सदस्यों की जो योग्यता होगी वो क्या होगी, यानी कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। राज्यों के विधानमंडल के पास संशोधन का भी अधिकार रहेगा। 243 जी से बताया गया पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व क्या क्या होंगे। 243 एच से बताया गया कि पंचायतों को कर लगाने का भी अधिकार है। 243 आई से बताया गया इनकम के बारे में कि राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। 243 जे से बताया गया पंचायतों के लेखा जोखा की संपरीक्षा विधानमंडल द्वारा की जा सकती है। 243 के से बताया गया पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा। 243 एल से बताया गया कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू किया जाएगा। 243 एम में कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना वो बताया गया, जैसे कि देश के कुछ हिस्से हैं नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, उनमें ये लागू नहीं होता है। 243 एन इसमें बताया गया कि विद्यमान विधियों व पंचायतों का किस तरह से बना रहना होगा। 243 ओ अंतिम इसमें बताया गया कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है, यानी कि जो निर्वाचन संबंधी मामले होंगे उनमें कोर्ट की कहीं से भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, यह भी एक शक्ति इनको दी गई। पंचायती राज व्यवस्था पर हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।